हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट हो, उससे संबंधित दोस्तों मैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये जो पार्ट 1 है, इसमें आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त यूपी टेट की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी करते हैं या सी टेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए बाल विकास एवं शिक्षा को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद एक एक प्रश्न पे दोस्तों हम लोग व्याख्या के साथ थोड़ा चर्चा भी करेंगे। जैसे दोस्तों ये प्रश्न है जो ये यूपी टेट 2016 में आ चुका है, और ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रश्न का कहने का मतलब है कि ग्रंथियों के आधार पे व्यक्तित्व पे चर्चा किसने की थी। ऑप्शन ए है क्रेस्मर, ऑप्शन बी है युंग, ऑप्शन सी है कैनन, ऑप्शन डी है स्प्रेंजर। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इसके बाद इस प्रश्न पे थोड़ी चर्चा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो कैनन थे उन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 1 की व्याख्या भी देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही। दोस्तों, ये जो व्याख्या इसकी प्रश्न 1 की दिख रही है, एक एक बिंदु दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों कह रहा है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की थी। व्यक्तित्व को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। जैसे दोस्तों क्रेस्मर ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला लंबकाय, दूसरा सुडौलकाय और तीसरा गोलकाय। यानी कि दोस्तों जब कभी भी प्रश्न पूछेगा शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व की बात जब करेगा तो उसका संबंध होगा क्रेस्मर का। इसी प्रकार दोस्तों युंग ने सामाजिक दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा जो है उभयमुखी। इसी क्रम में दोस्तों स्प्रेंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। दोस्तों व्यक्तित्व होता क्या है आप लोग ये भी समझ लीजिए। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहा जाता है। दोस्तों ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। दोस्तों व्यक्तित्व में वाह गुण और आंतरिक गुण दोनों होते हैं। जैसे दोस्तों आंतरिक गुण हुए स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी, ये दोस्तों आंतरिक गुण हुए। उसी क्रम में दोस्तों नैतिक मूल्य, आचार विचार, समाज सेवा, ये व्यक्तित्व के वाह गुण हुए। तो उन्हीं गुणों के समायोजन को दोस्तों व्यक्तित्व कहा जाता है। यानी कि दोस्तों व्यक्तित्व में वाह गुण भी पाए जाते हैं और आंतरिक गुण भी पाए जाते हैं। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं, उसके बाद उस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न जो है ये कह रहा है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्पीयरमैन, ऑप्शन सी है वर्नन, ऑप्शन डी है स्टर्न। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानेंगे, उसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है यूपी टेट 2016 में आ चुका है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं।
दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ऑप्शन जो ए दिख रहा है आप लोगों को, थॉर्नडाइक, उन्होंने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत और तीन कारक सिद्धांत दोनों का इन्होंने प्रतिपादन किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों द्विकारक सिद्धांत को दो खंड सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोगों की स्क्रीन पे ये रही। ये कह रहा है दोस्तों कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने 1904 ईस्वी में किया था। दोस्तों ये जो आप लोगों को सन दिख रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयर ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं दोस्तों, यानी कि दो कारकों से मिलकर बुद्धि बनी होती है, सामान्य योग्यता कारक और विशिष्ट योग्यता कारक। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि सामान्य योग्यता कारक को जी फैक्टर कहा जाता है और विशिष्ट योग्यता कारक को यस फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद थॉर्नडाइक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो वो बिंदु इस प्रकार से है। थॉर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिए थे। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बिल्ली का प्रयोग किया था। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है किसने दिया, तो ये जो दिया था ये थे थॉर्नडाइक, और कब दिए थे 1898 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि सीखने में पलायन आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि सीखने में पलायन आधारित किस पर है। ऑप्शन ए है सकारात्मक पुनर्बलन पर, ऑप्शन बी है नकारात्मक पुनर्बलन पर, ऑप्शन सी है निलंबित पुनर्बलन पर, ऑप्शन डी है पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानेंगे, इसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन। सीखने में पलायन जो होता है दोस्तों वो नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। आप लोग स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं। इसकी दोस्तों जो भी व्याख्या दी गई है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है दोस्तों कि नकारात्मक पुनर्बलन, यदि स्कूल में बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो बच्चे स्कूल या तो कम आएंगे या स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों में दंड का भय उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दंड एक प्रकार से नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि जब दंड की बात आएगी तो दंड जो है वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। आगे इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से दोस्तों, यदि बच्चों को किसी कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो वह एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि बच्चा कोई कार्य करता है और हम उस कार्य के बदले उसे पुरस्कार देते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो जो होता है पुनर्बलन वो सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। ये थी दोस्तों प्रश्न 3 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये जो प्रश्न आप लोग को दोस्तों दिख रहा है ये भी यूपी टेट 2016 में आ चुका है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक,
ऑप्शन डी है कोहलर। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रश्न 4 का राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट सिद्धांत का संबंध जो है वो है कोहलर से है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यानी कि जो सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत है उनका संबंध जो है दोस्तों कोहलर से है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 4 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों, ये जो व्याख्या आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे एक ना एक प्रश्न बनने के बहुत ही संभावना है। दोस्तों, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। कोहलर और कोफ्फा सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है कोफ्फा का संबंध है और कोहलर का संबंध है। इन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो इसे कोहलर और कोफ्फा ने दिया था। इसके बाद दोस्तों पावलोव का है, ये भी आप लोग समझ लीजिए कि पावलोव ने 1904 में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तथा उन्होंने अपने जो प्रयोग था उसमें उन्होंने कुत्ते का प्रयोग किया था। इसके बाद दोस्तों स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, तथा उन्होंने अपने प्रयोग में चूहे का प्रयोग किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, कोहलर हो, पावलोव हो या स्किनर हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इससे दोस्तों प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि इरोस शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए है जीवन मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन बी है मरण मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन सी है भय मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन डी है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि प्रश्न 5 का राइट आंसर क्या है। इसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है यूपी टेट 2016 में आ चुका है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 का राइट आंसर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जीवन मूल प्रवृत्ति से। जी हाँ दोस्तों, इरोस का संबंध जो है वो जीवन मूल प्रवृत्ति से होती है। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि मरण मूल प्रवृत्ति का संबंध जो है वो होता है थैनाटोस से। यानी कि दोस्तों थैनाटोस की जब बात होगी तो मरण मूल प्रवृत्ति होगी, और जब इरोस की बात होगी तो जीवन मूल प्रवृत्ति की से संबंधित होगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न 5 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 5 की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, ये जो व्याख्या दी गई है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये कह रहा है कि फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति को 2 भागों में बांटा। पहला जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जीवन मूल प्रवृत्ति हो या मृत्यु मूल प्रवृत्ति है, इनका संबंध जो है फ्रायड से है। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कब, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं फटाफट वन लाइनर के रूप में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहे। दोस्तों, जो आप लोगों को ये 5 प्रश्न दिख रहे हैं, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे दोस्तों प्रश्न पहला कह रहा है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि अधिगम के पठार के कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेरणा की सीमा
और शारीरिक सीमा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 कह रहा है कि गोलमैन का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, तो उनका संबंध था संवेगात्मक बुद्धि से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 कह रहा है सीखने के नियम को दिया था, यानी कि दोस्तों सीखने का नियम किसका है, तो ये जो नियम है ये है थार्नडाइक का। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि सीखने के नियम में कुल 3 नियम थे। पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न है, ये कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, यानी कि दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अभिवृद्धि जो होती है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि इसकी एक सीमा होती है, इसके बाद यह समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये जो विकास होता है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया विकास है और जीवन भर जो प्रक्रिया नहीं चलती है उसको अभिवृद्धि कहा जाता है। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी करते हैं। जो मेरे मित्र इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो आप लोगों के बीच में लाऊंगा जिससे आप लोगों की यूपी टेट की तैयारी हो या सुपर टेट की तैयारी हो या सीटेट की तैयारी हो बहुत ही अच्छे से हो सकेगी। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।